बाहर है सर। ठीक है, घूमने दो फिर। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। गॉस थ्योरम चल रहा था तो उस पर कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए, फिर उसके बाद और एक दो डेरिवेशन बचा है उसको देख लिया जाए। तो एक क्वेश्चन आप देखिए, इसको तुम लोग बताओगे, इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप, प्रॉब्लम है ये। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ से, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है भाई, देखो पहला क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन देख के बताओ आंसर इसका क्या होगा, कैसे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम का ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस है। इसमें देखो पहला क्वेश्चन दिया है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ई इक्वल टू दिया है, ई की वैल्यू है, यानी वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू दिया है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बहुत इजी क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल इजी से आई की तरफ बढ़ रहे हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया 100 मीटर स्क्वायर लेइंग इन एक्स वाई प्लेन। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? हाँ, जेड डायरेक्शन में। मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई, और फिर कह रहा है कि हमको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है वो किस में निकालना है, एक्स वाई प्लेन में। तो अब एक्स वाई प्लेन का मतलब ये है कि आप पढ़े वैसे जनरली, ये आपका एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया और ये क्या हो गया, जेड हो गया। ये सरफेस कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में। मतलब अगर मान लो कि अगर ये सरफेस यहाँ पे है, ये सरफेस किस में है, एक्स और वाई प्लेन में है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, हमेशा जो सरफेस का डायरेक्शन किधर होता है, परपेंडिकुलर है। तो अगर ये एक्स और ये वाई है तो तीसरा किधर होगा, जेड की तरफ। समझ में आया? तो इसका मतलब कि जो 100 मीटर स्क्वायर जो एरिया है वो एक्स वाई प्लेन में है और इसका डायरेक्शन किधर होगी, जेड एक्सिस की तरफ। मतलब ये है कि ए इक्वल टू कितना लिखोगे, 100 जे होगा, के होगा, बताओ, के कैप मीटर स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे हुआ, 100 के मीटर स्क्वायर। तुम लोग ठीक है, ए की वैल्यू, जबकि ई की वैल्यू कितना दिया हुआ है, जबकि ई की वैल्यू दिया है 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ये क्वेश्चन में गिवन है। बस यहाँ पे देखना क्या था कि जो 100 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है इसको हम कैसे के कैप के रूप में लिखेंगे। अगर मान लो कि यहाँ पर एक्स वाई कैप एक्स वाई प्लेन न देकर जेड एक्स दे देता तो क्या करते, तब डायरेक्शन किधर होता, वाई की तरफ। जेड एक्स होता तब क्या होता, वाई की तरफ। फिर यहाँ क्या लिखते, ए। ठीक है, इसमें कहीं किसी प्रकार का इस तरह क्वेश्चन कर लोगे ना फिर। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू आप रख दीजिए। इसमें फार्मूला है, आप क्या पढ़े हो, फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर, ये फार्मूला होता है, फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। इसी को लिखते हो, अगर मैग्नीट्यूड के रूप में दे दे तो क्या लिखोगे, ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे दोनों चीजें देखो, cos थीटा भी डायरेक्शन बता रहा है और आई जे के कैप भी डायरेक्शन बता रहा है। तो जब वेक्टर के रूप में लिख दोगे तो वेक्टर के डायरेक्शन की आई जे के रूप में वैल्यू दिया रहेगा, और अगर मैग्नीट्यूड के रूप में दिया रहेगा तो एंगल के रूप में दिया होगा। इसमें किस रूप में दिया है, वेक्टर के रूप में वैल्यू दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे अगर वैल्यू रखते हो तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, डॉट 100 के कैप, हो जाएगा ना। ये डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, जिसको स्केलर गुणनफल भी तुम लोग पढ़े होंगे हिंदी मीडियम में। स्केलर गुणनफल भी कहते हैं, दो सदिशों का स्केलर गुणनफल या अदिश गुणनफल। ठीक है, तो ए डॉट बी और ए क्रॉस बी दो पढ़े होंगे क्लास 11 में। तो ए डॉट बी में क्या होता है,
डॉट करने के लिए डॉट मल्टीपल जब हो तो बहुत सिंपल सा, आई का आई में मल्टीप्लाई करके लिख दो, ए का करके लिख दो, के का के में, बाकी सब जीरो हो जाता है। तो अब यहाँ पे एक चीज बताओ, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, इसमें केवल के है तो के का ही के में मल्टीप्लाई करके लिख दो, बाकी सब छोड़ देते हैं क्योंकि वैल्यू जीरो हो जाती है। ये कॉमन चीज जान रहे हो आप। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इसकी वैल्यू हो जाएगी फाइव ई इक्वल टू 300 क्या यूनिट बताओ गुलाम, हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम। ये आपका क्या हो गया इसका आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा। समझ पाए क्वेश्चन, कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हल कर दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र इन सर्टेन रीजन, एक निश्चित एरिया में यानी एक निश्चित क्षेत्र में, आप स्पेस इज ये वैल्यू दिया हुआ, देखो कितना दिया है, देखो एक किसकी वैल्यू है, एक किसकी वैल्यू दिया है न्यूटन पर कूलम, ई का, किसका वैल्यू है ई का। तो आप लिखिए, आप ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप, ई की वैल्यू हो गई इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, वैद्युत क्षेत्र का। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म दूसरा कोई ले गया था, अरे उसमें कोई बात नहीं, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस फील्ड ओवर एन इलेक्ट्रिक, बात नहीं करिए, टू दिस फील्ड ओवर एन एरिया, देखो एरिया कितना दिया है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल, इसकी वैल्यू कितना दिया है, ए की वैल्यू दिया है 2 आई कैप माइनस जे कैप, ये दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस जे कैप इंटू 10 पर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, यह एरिया दिया हुआ। क्वेश्चन समझ पा रहे हो? ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स क्या निकालनी है, वैद्युत फ्लक्स, फाई ई की वैल्यू फाइंड करनी है, बात नहीं करो, फाई ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बता दी तो बिना कलम चलाए भी बता सकते हो, क्या करेंगे आप, सीधे फार्मूला लिखो, फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर इक्वल टू ई की वैल्यू 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करिए आप, जिससे स्पीड बढ़ाओ, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका देखते ही आप आंसर कैलकुलेट करके नहीं, मन में ही कैलकुलेशन कर लो बिना कलम और पेज का। ठीक है, जो जनरल क्वेश्चन है, इनटू 10 टू द पावर 5 डॉट, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप इंटू 10 टू द पावर -2। तो सबसे पहले क्या करोगे, अरे 5 इसको मल्टीप्लाई कर लो, अच्छा 10 पर 5 में 10 पर -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 1 मिनट, संजना बताओगी, बताओ यहाँ 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -2 क्या होगा, 10 टू द पावर 3, सही बताइए अतुल, वो तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, पावर ऊपर है तो ऊपर 5 टू या 10 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करोगे तो। हाँ, क्या करते हैं, अरे वाह गुड, क्या करते हैं, पावर को फार्मूला पढ़े हो, 8 टू द पावर m इंटू 8 टू द पावर n इक्वल टू 8 टू द पावर m प्लस, ठीक है, पावर केट कर देंगे, तो इसका मतलब पहले पावर वाला मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, बताओ यहाँ पे 10 टू द पावर कितना आ गया, 10 पावर 3 इंटू, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आई का आई है इसमें, तो आई के साथ मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा
10 केवल 10 होगा, आई से आई तो 1 हो जाएगा ना, केवल आप जो मैग्नीट्यूड है वो लिखेंगे। फिर देखो जे है और यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस का माइनस, और यहाँ जे के साथ 1 है तो क्या हो जाएगा, केवल माइनस। कितना आंसर आ गया फाइनली जो आंसर आ गया आपका फाइव इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बोलो इसमें कोई डाउट? ठीक है, ये सब हलवा भी क्वेश्चन है, सिंपल सा नहीं, लेकिन देखो आसान क्वेश्चन भी गलत होते हैं। जैसे अब यही पावर वाला मल्टीप्लाई में फटाक से 10 लिख दोगे, चाहे -10 लिख दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को बताओ, इसको बताइए। एक्स वाई प्लेन है ना, बताइए इस क्वेश्चन को। कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब समझ रहे हो? हाँ, हिंदी मीडियम वाले बताओ। एक समान, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से, और इसकी वैल्यू कितना दिया है, 3 × 10⁻³ आई कैप, 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर सरफेस। कह रहा है कि कैसे निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकालना है वह किसके थ्रू, स्क्वायर सरफेस, यानी जो क्षेत्रफल है, जो पृष्ठ है वो कैसा है, वर्ग है। कह रहा है कि स्क्वायर सरफेस ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन, जब इट्स प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। कह रहा है कि मतलब जो प्लेन है आपका, जो एरिया है आपका स्क्वायर ग्रुप में ऐसे, यानी एक स्क्वायर दिया बना हुआ, मान लो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये आप यहाँ बना लो, ये हो गया आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये आपका x हो गया और ये आपका y, x और z। अब इसमें जो किस एरिया में बताओ, ये प्लेन किस में है, y और z में है, तो y और z का मतलब ये आपका इसमें हो, ये हो गया, और ये क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है, और इसकी एरिया ध्यान दो यहाँ पे, ये वाई जेड आपका एक स्क्वायर बन रहा है, वर्ग बन रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, पापा का बात कर सकते हो, बाकी किसी और का नहीं। हाँ, अरे बड़े कंपनी का फोन आता है इन सबों के पास। ठीक है, देखो यहाँ पे वाई और, चलो ठीक है, अरे थोड़ा सा ध्यान दो, इधर दो, वाई और जेड प्लेन में है आपका, जब वाई और जेड प्लेन में है तो इसका डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर, यक्स, तो जो 10 सेंटीमीटर दिया है वो क्या हो जाएगा, 10 आई कैप सेंटीमीटर स्क्वायर, ए की वैल्यू, बस इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा आपका 10 × 10⁻² और 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर। 10⁻⁴ कैसे हुआ, हाँ मीटर, हाँ स्क्वायर कर दिए तो ए की वैल्यू हो गया आपका, और ई की वैल्यू आपका दिया हुआ है 10⁻³ तो कितना आ जाएगा, केवल 3 आ जाएगा, यानी 5 ई की वैल्यू, 5 ई की वैल्यू E × A, डायरेक्ट कई बार फार्मूला लिखो ताकि भूले ना हो, ये हो जाएगा आपका 3 × 10⁻³ आई कैप डॉट 10 × -4 आई कैप, तो कितना हो गया 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा बताओ, हाँ कैसे 1.5 होगा। कह रहा है कि द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स ए 60 डिग्री, नॉर्मल से 60 डिग्री बना रहा है, तो जो डायरेक्शन ये होगा वह कितना, पहले तो पैरेलल था ये 90 डिग्री, तो मैं समझ पा रहा हूं क्या करना चाह रहे हो, ये पहले क्या था 90 डिग्री, ये सब क्या है
90 डिग्री है। तो जब यह 60 डिग्री बनाएगा उसे नॉर्मल से, तो फिर एरिया का डायरेक्शन कितना बचा? 30 बचा। कितना बचा? 30 डिग्री बचा। सही है। फिर एक बार देखो क्वेश्चन, द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स ए 60 डिग्री एंगल विथ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से तुम्हारा कितना बना रहा है? 60 डिग्री। और ऑलरेडी पहले कितना यही आपका है। इसका मतलब ये है इनके बीच जो एंगल बचा वो कितना बचा? 30 डिग्री बचा। एक्स एक्सिस से देखो, एक्स एक्सिस से बना रहा है कितना? 60 डिग्री। अच्छा एक मिनट, एक्स एक्सिस से डायरेक्शन है तुम्हारा। फिर कह रहा है कि द नॉर्मल टू इट्स प्लेन, नॉर्मल टू इट्स प्लेन, यानी इसका जो परपेंडिकुलर है वह एक्स से कितना बना रहा है? 60 डिग्री। तो डायरेक्शन किधर जाएगा इसका? जैसे इसका मतलब क्वेश्चन का हो गया, देखो थोड़ा सा इसमें टेक्निकल पॉइंट ऐड किया है कि अगर आपका यह एक्स एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है और ये आपका सरफेस इसमें है, ध्यान देना, ठीक। ये जब इसके पैरेलल था तो ये सीधे आपका परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस। अब कह रहा है कि इसको रोटेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रोटेट अगर किया गया और एक्स एक्सिस से अगर ये एंगल कितना बना दिया, मतलब ये हो गया, अगर इसको हम ऐसे बना दें, ध्यान दो, ये पहले डायरेक्शन आपका ये था परपेंडिकुलर। अब इसको रोटेट किए, रोटेट जब किए तो यह एंगल को रोटेट करने के बाद कितना आ गया? 60। इसको रोटेट कर रहे हो तो फिर इसका जो सरफेस का जो डायरेक्शन होगी, जो आपका डायरेक्शन होगा वो कितने एंगल पाएगा? क्योंकि 60 डिग्री रोटेट कर दिए हो एक्स एक्सिस से, तो बचा कितना? 30 डिग्री। वो सही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या रखोगे? फाई इजकल टू ई ए कास 90 माइनस 60 कर दोगे तो कास 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो अब वैल्यू आप यहाँ पर रख दो। फाई ई की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 इंटू √3/, ठीक है। तो ए आपका कितना हो गया? 1.5 रूट, चलो यही आंसर लिख देता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, ठीक है। क्यों 30 डिग्री हुआ? अब इस पे अभी कंफ्यूज हो तुम लोग, मुझे पता है क्यों 30 हुआ। जैसे एरिया पहले जो था कह रहा है कि वो एक्स एक्सिस अब कितना बना दिया, तो एरिया रोटेट किया गया है। जैसे पूरे सरफेस को रोटेट किया तब वो 60 डिग्री बनाया। अब पहले क्या था? सीधे 90। जब 60 डिग्री रोटेट करोगे तो उसकी डायरेक्शन भी तो चेंज होगा, यानी 90 से 60 मुड़ गया, यानी किधर जाएगा? 30 डिग्री की तरफ जाएगा, इसलिए होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसीलिए जरूरी है प्रैक्टिस थोड़ा सा नया नया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को बताइए, केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ही है क्वेश्चन। आज जो क्वेश्चन वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ही है। बताइए आप, गिवन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इक्वल टू दिया, वही सेम क्वेश्चन है क्या फिर दोबारा? सेम कंडीशन दिया है इसमें, गिवन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई की वैल्यू दिया है, ई की वैल्यू दिया हुआ कितना? 5 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कुलाम, न्यूटन पर कुलाम दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि फ्लक्स फ्लीड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर, इसका जो स्क्वायर दिया है, साइड जो दिया है, इस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी साइड दिया है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है तुम्हारा साइड स्क्वायर होता है। फिर इसमें क्वेश्चन में दे दिया है कि साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड, वाई जेड के पैरेलल है। व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स ए 30 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस? सेम कंडीशन है, सेम क्वेश्चन वही है, यानी वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, ठीक है।
5 नंबर क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन बताइए इसको। ये तो बता दो कि बहुत आसान है, क्योंकि इस पे बहुत प्रैक्टिस कराया है क्वेश्चन, कई फार्मूले बताया हूं। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है आपका, फिगर बना दिया होगा। क्या दिया कि ए पॉइंट चार्ज, यानी एक बिंदु आवेश, एक पॉइंट चार्ज मतलब एक बिंदु आवेश क्यू, क्यू की वैल्यू कितना दिया है 17.17 माइक्रो कूलाम। तो इसको कूलाम में चेंज कर दो, क्या हो जाएगा 17.7 इंटू 10⁻⁶ कूलाम। ठीक है, आप माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज कर देंगे। एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, सेंटर ऑफ क्यूब यानी ये घन के सेंटर में रखा है, यानी पहले आप यहां क्यूब बना लो, एक क्यूब हो गया आपका। और ये चार्ज कहां रख दिया गया सेंटर पे, ये चार्ज रख दिया गया सेंटर पे, यहां पे चार्ज सेंटर पे क्यों रख दिया, यही क्वेश्चन है। साइड कितना दिया है, साइड, साइड का मतलब कोई मतलब नहीं होता है, साइड कितना दिया 0.03 मीटर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, ध्यान देना क्वेश्चन क्या दिया है, ईच सरफेस, एक सरफेस से, यानी प्रत्येक सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो अब इसके पहले आप गॉस थ्योरम पढ़े थे कि जब किसी क्लोज सरफेस में, ये बीच में रखा हुआ है ना, बीच में रखा हुआ है, तो इसका मतलब कितने सरफेस उसके पास है 6। एक घन में कितने सरफेस होते हैं 6, तो 6 होते हैं। तो 6 के बीच में रखा हुआ है, जब 6 के बीच में रखा हुआ है तो उस पर फाई पड़े हो, जब बीच में रखा जाता है क्लोज सरफेस में तो उसकी वैल्यू कितना होता है Q/ε0। ठीक है, यह 6 सरफेस का है, बीच में जब रखोगे तो पूरे क्लोज सरफेस की वजह से फाई कितना होगा Q/ε0। ये जो Q/ε0 है वो किसके 6 सरफेस की वजह से ना, लेकिन इसमें क्या पूछा है ईच सरफेस, मतलब एक सरफेस से। तो जब 6 सरफेस की वजह से इतना है तो एक सरफेस की वजह से क्या होगा Q/6 हो जाएगा। तो फाई इजकल टू क्या लिखोगे 1/6 Q/ε0। ये फार्मूला डेराइव भी करके बताया है उसमें, ठीक है 1/6 Q/ε0। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखो, इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा 1/6 इंटू क्यू की वैल्यू क्या रखोगे 17.7 इंटू 10⁻⁶, 10⁻⁶, ठीक है, अपॉन ε0 की वैल्यू बताओ 8.85 इंटू 10⁻12। अच्छा, ये क्या हो गया लगभग, ठीक है, ठीक। तो कितना आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ प्लस हो जाएगा, तो यानी 1/3 इंटू 10⁻6। बाकी इसको चाहो तो इसको भी लिख सकते हो 0.33 करके। तो ये आपका क्या हो गया, यही आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, समझे क्वेश्चन कैसे हुआ, ठीक है। जो क्लास किए होंगे रेगुलर तो आएगा ही। बाकी 30 वाले क्वेश्चन को बताइए। A spherical Gaussian surface enclose a charge 8.85 into 10⁻8 coulomb. Calculate the electric flux through the surface if the radius of the Gaussian surface is double. How would the flux change? राजकुमार का आजकल बहुत हंसी आ रही है, क्या बात है, क्लास हो बाहर हो कहा, अपने पे ध्यान दो, अपने पे कौन क्या कर रहा है, दूसरे फिर बानर बन के घूमोगे, दूसरे पे ध्यान देने में, अपने फोकस करो तुम क्या कर रहे हो। कोई आगे जाए पीछे जाए घूमे कुछ भी करे उससे क्या मतलब है, अपने फोकस, अपने पढ़ाई फोकस करो। ये समय जीवन का सबसे गोल्डन टाइम है, वो भले इसको मजाक में ले लो, साल भर बाद तुम खुद ही मजाक के पात्र बन जाओगे, क्योंकि सबसे महंगे स्कूल में पढ़ रहे हो, सबसे महंगा फीस दे रहे हो, और उसके बाद बानर बन के घूमोगे, पता चलेगा कि तब तुमसे कम फीस देकर पढ़ने वाला लड़का कहीं सेलेक्ट हो गया। बहुत दयनीय स्थिति है, समझ लो।
ठीक है, देख लो ना, कोटा में इतने इतने साल तक पढ़ने के बाद भी, टैलेंट होने के बाद भी रिटर्न हो जा रहे हैं लोग। इसका रीजन जानते हो क्या है? बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, सोच लो कितने मतलब लड़के कोटा में हैं। अभी बताओ तुम्हारी क्लास में, हमको नहीं पता था, अभी और भी बच्चे 2 4 5 होंगे जो बाहर तैयारी कर रहे हैं, बहुत मोटा रकम पैसा खर्च कर रहे हैं। पैसा खर्च करने के बाद रिजल्ट क्या है? इतना पैसा खर्च करने के बाद रिजल्ट क्या है बताओ? तो मिला जुला के बाबू पढ़ लो, केवल हवा हवाई तीर मारने से कुछ होना नहीं है। पढ़ाई करिए और मन लगा के पढ़ाई करो। इसको ध्यान दो इस पे। बताओ, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इनक्लोज ए चार्ज, कितना दिया हुआ? एक इसकी वैल्यू है इनक्लोज गॉसियन सरफेस, यानी एक मान लो कोई ए स्फीयर हो गया, क्लोज सरफेस हो गया। अब बीच में जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है? क्यू। क्यू की वैल्यू मान लो कितना दे दिया है? 8.85 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, यही तो दिया है क्यू की वैल्यू। अब पूछ रहा है क्या है कि इससे फ्लक्स कितना होगा? तो सिंपल सी बात है कि जब भी कोई चार्ज किसी क्लोज सरफेस में रखा होता है तो उसका फ्लक्स कितना होता है? क्यू अपन एप्सिलॉन। ये तो कट जाएगा, 8.85 से कैंसिल, 10⁻8 ऊपर ले जाओगे तो 10⁻−12 ऊपर ले जाओगे तो यानी 10⁻4, सीधे आंसर कितना आ गया? 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बोलो समझ में आया कैसे हुआ है? ठीक है। अब कह रहा है कि सेकेंड, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल, अगर इसके रेडियस को डबल ट्रिपल कुछ भी कर दो, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 गुना कर दो, कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि चार्ज तो उतने ही अंदर है। इनसाइड में जितना चार्ज है उतना ही है। जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन यहां से निकलेगी, जितना इस सरफेस से निकलेगी उतना ही इस सरफेस से भी निकलेगी। देखो है कि नहीं? तो इसलिए उस पर कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, नो चेंज। नेक्स्ट, चलो भाई ये कटोरा वाला बताओ। ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये ड्राइव भी करके बताए थे। ये चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे क्यू, हाँ, क्यू अपन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। देखो दिया है यहाँ पे, ये चार्ज क्यू यानी एक आवेश क्यू इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर लिख दिया, हेमीस्फीयर सरफेस एज शो इन फिगर 1.93, ये भी नहीं लिखना था। यूजिंग Gauss theorem and symmetric consideration determine the electric flux due to this the charge through the hemisphere surface। कह रहा है हेमीस्फीयर सरफेस कितने ले। अच्छा एक बताओ, एक कटोरा में रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज सरफेस पे, क्लोज सरफेस तो हुआ नहीं। क्लोज सरफेस के लिए क्या होगा? एक और कटोरा उसके ऊपर रखना पड़ेगा। तो जब एक पूरा कटोरा रख दोगे तब फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू अपान वही कटोरा, चंदा मामा आरे आवा पारे आवा वाला, हाँ, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब ये किसके लिए? 2 सरफेस की वजह से हो गया। ऐसे 2 सरफेस की वजह से हुआ ना भाई, एक तो स्टोर रखोगे तब जाके होगा। तो इसलिए केवल एक सरफेस से पूछा है, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाई इक्वल टू क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, देखो ये सब क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो ये होगा ना कि देखते ही तुरंत आंसर बता दोगे। चलो ये क्वेश्चन बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लेवल का है। बताओ भाई इसको, क्वेश्चन को। चलो इस क्वेश्चन को बताइए। दिया कि हेलो सिलेंडर बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 से, यानी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, यह जो एरिया है वो कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए प्लेस इन ए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, चूंकि 3D है कोई दिक्कत है उसमें, एज सो इन फिगर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन गिवन बाय ई इक्वल टू ए दिया है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ध्यान देना यहाँ पे, इस तरह का कहीं पे भी फिगर दे तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? देखो क्या दिया है, ई इक्वल टू 50x आई कैप, यानी इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो किधर है? किधर है? यही तो हुआ, एक्स एक्सिस। आई कैप का मतलब
और x ऑलरेडी दिया है, तो x एक्सिस की तरफ है 50x आई कैप। x का मतलब हो गया ये डिस्टेंस जो दिया, ध्यान देना। तो यहाँ पे दो सरफेस होगा, ध्यान दो, एक तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगी और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर से और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तीन निकलेगा ना। इसके पहले बताया हूं किसी भी सिलेंडर में कितने सरफेस होते हैं, एक इधर और एक उसको अब गॉस थ्योरम तो अभी नहीं शुरू हुआ क्लास में, तो नहीं समझ पा रही है कुछ भी ना, क्योंकि चैप्टर पढ़े ही नहीं हो, क्योंकि देख पता चल जाता है चीज। चलो कोई बात नहीं। हाँ सिलेंडर देखियो, हाँ कैसा होता सिलेंडर, हाँ वो तो वो भी बोतल है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, देख लो ऐसे सिलेंडर होता है, इसमें कितने सरफेस होता है, एक इधर और एक तीन सरफेस होता है। तो यहाँ पर वही सिलेंडर देखो यहाँ बना हुआ है, तो इसका एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया और एक सरफेस, तीन सरफेस होंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका सरफेस। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिया है वो किधर दिया है, देखो एक्स आई कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो आपका इधर है, ये इधर दिया है, ये दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये दिया है जिसकी वैल्यू कितनी है, E इक्वल टू 50x आई कैप, 50x आई कैप हो गया। अब कह रहा है कि इस पूरे सिस्टम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अब यहाँ पे x का मतलब समझ रहे हो क्या है, डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इसका इस साइड से निकालोगे, कौन सी साइड होगी, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट। तो लेफ्ट सरफेस से अगर निकालो, इसको अगर हम फाई एल लिखते हैं, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, ई ए कॉस 180 अंश होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया का डायरेक्शन इसका किधर होगा, ए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन ए है, तो इसके बीच का एंगल 180, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, फाई एल इक्वल टू माइनस ई ए। लेकिन अब यहाँ पे देखो ई की वैल्यू कितना दिया है, 50, और लेफ्ट साइड की ये डिस्टेंस कितना दिया है ओरिजिन से, देखो एक्स में कितना डिस्टेंस दिया है 1, तो ई की वैल्यू कितना हो जाएगी बताओ, यहाँ पर रखो -50 इंटू 1, -50 इंटू 1 इंटू एरिया कितना दिया है बताओ, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर -4, तो कितना हो जाएगा बताओ फाई एल की वैल्यू, 25 × 5 = 125, हाँ -125 इंटू 10 टू द पावर -3, ये आपका फाई एल निकला। बोलो इसमें कोई डाउट किसी को। A1 क्यों लिया गया है, क्योंकि यह डिस्टेंस कितना दिया है 1, x देखो दिया है 50x आई, मतलब वो कितना डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड कवर कर रहा है। दूसरा उसमें राइट की वैल्यू अगर निकालो तो क्या होगा, फाई आर, भाई अब राइट साइड में निकालो आप ये, तो फाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई ए कॉस कितना होगा 90 डिग्री ना, 0 हो जाएगा, 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ई इंटू ए। अब ई की वैल्यू कितनी होगी, यहां से लोगे तो ये हो गया और ये पूरा लेंथ भी कितना दिया है 1, तो इस सरफेस तक का यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, 2 हुआ ना। तो ई की वैल्यू क्या लिखोगे 50 इंटू, समझे, ये देखना पड़ेगा आपको डिस्टेंस। अभी ऐसे क्वेश्चन एक दिए भी थे करके लाने के लिए तुम लोगों का क्यूब बना के, यह डिस्टेंस ए था और यह डिस्टेंस ए था, तो ए वाले के लिए क्या हो गया, इस साइड वाले के लिए ई ए स्क्वायर लिखते और इधर वाले के लिए क्या लिखते, ई इंटू 2a इंटू ए स्क्वायर लिखते, 2a क्यूब आ जाता है आंसर उसका। है कि ऐसा क्वेश्चन है इसमें भी देखोगे आप। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू बताओ 25 इंटू 10 पावर -4, तो ए कितना हो गया 50 × 100, -2 ना करके इसको क्या कर दो, उतना इक्वल कर दो, 250 इंटू 10 पावर -3 हो जाएगा ना। अरे 250 क्योंकि माइनस भी करना पड़ेगा ना, तो फाई आर की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 250 इंटू 10 पावर -3, ये फाई आर निकला और ये फाई एल, दोनों का डायरेक्ट, और ये वाला तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा,
क्योंकि 90 डिग्री है। तो टोटल जब नेट फ्लक्स निकालोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो क्या आएगा, फाई, चलो इसे लिख देता हूं, नेट फाई यहां लिख देता हूं, फाई इजकल टू क्या आ जाएगा, फाई एल प्लस फाई आर। तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर दो, कि इसमें 250 और ये माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका क्या हो गया, समझ पाए क्वेश्चन कैसे लगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह का, ये नहीं है कि ये दिया है और फिर कंफ्यूज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ कितना, जैसे क्वेश्चन और भी दिया होगा इसमें से, ये बता दो, ये ऐसा ही क्वेश्चन दिया है लेकिन ये वर्ड में लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को देखो, ये सब टॉपिक के बाद एसएल अरोरा में जो एक्सरसाइज दिया है, एक्सरसाइज ही है ये, एसएल अरोरा की एक्सरसाइज है ये। और ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देख लेना। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों अलग अलग है, एग्जाम्पल के लिए आपको अलग किताब लेनी पड़ेगी जिसमें केवल एग्जाम्पलर दिया है एनसीईआरटी का। तुम कुछ ना करो, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा लो, लगभग सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, पोथी नहीं पढ़ने की जरूरत। जीमेंस वगैरह के लिए तो इस बार इतना रिड्यूस कर दिया सिलेबस, और उसके बाद भी जो पेपर पैटर्न इस बार था, थोड़ा बहुत मेहनत कर दो तो 90% तो इसे ही पा जाओगे। हाँ, लेकिन सब सब्जेक्ट समान हो, ऐसा नहीं हो कि फिजिक्स से उड़ा दिए, मैथ में 0 हो गए, केमिस्ट्री में मुंह खोल दिए, ऐसा नहीं होगा। बताओ भाई इसको। एक चीज और मैं बता दूं, देखो, केवल जानकारी के अभाव में बेरोजगारी बढ़ रही है, बच्चे इधर जॉब नहीं पा रहे। इंजीनियरिंग फील्ड में भी इतने ज्यादा तुम्हारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, और किसी हर कोर्स का एडमिशन इंट्रेंस बेस पे ही होता है। वो बच्चे जान भी नहीं पाते हैं कि किस कोर्स के लिए काम, कोई जरूरी थोड़ा ना कि आईआईटी है, भाई सबकी बात क्षमता नहीं ना आईआईटी निकालने की, भाई सबका आईक्यू लेवल कम है। अब मान लो कोई नीट का देना चाहता है, कोई जरूरी है सबका नीट का हो जाए, नीट में इतना भाई पेपर आसान है लेकिन कंपटीशन तगड़ा है, लेकिन उसमें भी इतने कम से कम सैकड़ों कोर्सेज हैं, और किसी भी कोर्स में अगर तुम इंट्रेंस दोगे, चूंकि नीट की तैयारी कर रहे हो तो नीचे वाला एडमिशन वैसे हो जाएगा, क्योंकि नीट से आसानी से भी एग्जाम के क्वेश्चन है। नीट की तैयारी करने का मतलब नीचे जितने भी मेडिकल के कोर्सेज हैं उसमें तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, और किसी में भी एडमिशन अगर तुम ले लिए तो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो गया। मतलब इतना है कि तुम अपने लाइफ को अच्छे से व्यतीत कर सकते हो, डिपेंडेंस हो जाओगे, इतना ज्यादा मतलब स्कोप है और फील्ड है। जानकारी के अभाव में बच्चे फेल। उसी तरह से इंजीनियरिंग फील्ड में भी बहुत सारे हैं, कोई जरूरी नहीं कि आईआईटी केवल आप फील करो, भाई आईआईटी की तैयारी करोगे तो नीचे अपने आप हो जाएगा, लेकिन वो एक नशा छाया रहता है कि नहीं आईआईटी होंगे, आईआईटी के चक्कर में नीचे जो तमाम सारे कोर्स है उस पर ध्यान देते नहीं है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आप तैयारी अच्छा करिए, हाई लेवल की तैयारी करो, हाई लेवल की तैयारी करोगे तो नीचे के सारे एग्जाम अपने आप क्रैक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें जितने भी हो, एक कतई मत सोचो कि नहीं आईआईटी नहीं होगा तो मैं खत्म, नीट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ाई करिए, जैसे ही इंटर का एग्जाम दोगे उसके बाद सारे कोर्सेज जितने ज्यादा है ना, उसमें कोई भी भाई कई सारे फॉर्म भरो, ये नहीं है कि केवल एक ही कोर्स के लिए भरो, 8-10 कोर्स के लिए फॉर्म भरो, तैयारी आपकी 8-10 एग्जाम दो, जिसमें हो जाए उसमें एडमिशन लेके मन से उस कोर्स को कर लो, लाइफ सेटल। बाकी आगे आप तैयारी करते रहो, जो भी पीएससी वगैरह जो भी आपको करना वो करते रहो। तो ये चीज तभी होगा जब आप पढ़े रहोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को बताइए क्या दिया है, देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज ए गिवन बाय ई की वैल्यू देखो दिया। इस तरह के क्वेश्चन देने से घबराना नहीं है, नहीं देखते ही कह दो पता नहीं क्या लिखा है, इस तरह के क्वेश्चन देखने से घबराना नहीं है, आप कुछ नहीं करना है। देखो यह इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ई नॉट अपॉन बी और एक्स दे दिया है, एक्स का मतलब वही डिस्टेंस, एक्स एक्सिस में ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, आई कैप, एंड द चार्ज कंटेन इन द क्यूबिकल वॉल्यूम दिया है, क्यूब बनाया है, यानी इसको हम फिगर बना देते हैं, इसका ये फिगर आपका बनेगा, ये आपका क्यूब हो गया, इसको ए बना लो, आपका क्या हो गया वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। ये आपका क्यूबिकल बन गया।
कंटेन इन द क्यूबिकल वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेस x इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो x यानी यहां से शुरू हुआ, ये क्यूब जो बन रहा है यहां से बन रहा है x इक्वल टू 0। अब इस क्यूब का पहली कंडीशन हो गया, और x इक्वल टू कितना आ रहा है a, यानी 0 से शुरू होकर कहां तक गया है a तक, यही तो हुआ। बाकी y की वैल्यू देखो, y से शुरू कहां तक गया है a तक, और z भी 0 से शुरू होकर, यानी ये पूरा साइड कितना है a है, समझ में आया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, तो उसमें अगर आप देखो, अगर क्यूब ये है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इसमें से अगर ले जाओ आप ऐसे, ये ले जाइए, आप खुद सोच के बताओ इसमें कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन क्रॉस कर रही है ऐसे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ये ऐसे जा रहा है, ये मान लो रूम है आपका, ऐसे एक्स एक्सिस की तरफ गया, तो केवल एक सरफेस, जिस सरफेस से एंट्री किया और जिस सरफेस से बाहर निकला, उस सरफेस के अलावा अगर सभी सरफेस को देखो सब उसके परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं, अरे ये वाला भी क्या होगा परपेंडिकुलर, इधर वाला भी परपेंडिकुलर, सब जगह नीचे वाला ये भी परपेंडिकुलर, ऊपर वो भी, केवल 2 सरफेस ही होगा, बाकी सब क्या होंगे परपेंडिकुलर, और जो उसके परपेंडिकुलर होंगे वहां पे फ्लक्स मैक्सिमम होगी ना, 0 होगी, वहां फ्लक्स होगा ही नहीं। तो केवल फ्लक्स कहां होगा, केवल 2 सरफेस में, एक लेफ्ट सरफेस और एक राइट सरफेस, लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस। ये बात समझ में आ रही है। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, इस क्वेश्चन को बस ये फिगर जो बना दिया गया इसी में सब दिख रहा है। देखो x इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है, कहां तक आ रहा है ये तक, इसका मतलब है कि जो यानी इसका जो फाई लिखोगे, फाई इक्वल टू क्या लिखोगे, ये लिखोगे ना फाई l प्लस फाई r, अरे लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड दो ही होंगे, बाकी और सरफेस तो सब परपेंडिकुलर हो गया। तो जब लेफ्ट साइड के लिए अगर लिखो आप, तो फाई इक्वल टू जब इसकी वैल्यू रखोगे लेफ्ट साइड का, तो यहाँ क्या लिखोगे e cos 180, e cos 180, तो इसको लिखोगे माइनस e, चलो यहां लिख देता हूं e नॉट अपॉन b इंटू क्या लिखोगे 0, क्यों 0 रखोगे, क्योंकि ये x इक्वल टू 0 है, माइनस इसलिए लिख दिया क्योंकि cos 180 की वैल्यू हो गई, ठीक है, प्लस राइट साइड में आ जाओ तो क्या आ जाएगा बताओ, e नॉट x की जगह क्या रखोगे a, समझ में आया, a अपॉन b इंटू साइड, चलो यहाँ पे साइड भी नहीं लिखा हूं, साइड लिख दो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस, तभी 0 आ जाएगा, इंटू वहां क्या हो जाएगा a स्क्वायर ही तो होगा जब साइड a है, तो ये स्टेप समझ में आया कैसे लिखा हूं, ठीक है। तो जनरली जब फाई e की वैल्यू, आंसर क्या आ गया आपका बताओ, e नॉट ए क्यू अपॉन बी, यही आपका आंसर हो गया। बाकी आप वैल्यू रखना चाहो तो ई नॉट की वैल्यू क्या रख दोगे, ये हो जाएगा, और बाकी ए की वैल्यू क्या रखोगे 1, और बी की वैल्यू 2, आप इसमें पुट करके कर सकते हैं ना इसको, ठीक है। एक बार फिर देख लो इसको क्वेश्चन को, कहीं कोई दिक्कत हो पढ़ के एक बार, ठीक है। केवल क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कहां से कैसे क्या किया हुआ है, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। केवल थियरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करोगे तो चीजें क्लियर होती है, कहां कैसे हमको किस प्रकार सोचना है, ठीक है। वैल्यू रख के बता दें कि कर लोगे, चलो 10 नंबर क्वेश्चन बताओ, हाँ टाइम हो गया, चलो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या करोगे, चलो बस 30 सेकेंड, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या करोगे आप, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या करोगे, चलो टाइम भी हो गया, सही है, यहाँ भी तो बताता है कहीं, अच्छा क्लोज करने पर हटाएंगे तब बता दो इसको क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, इस सरफेस के निकालोगे तो ई के साथ किसकी मल्टीप्लाई करोगे, अरे इसका हाँ फाई एल लिखोगे तो क्या लिखोगे, ई की वैल्यू जो दिया होगा उसके साथ 0.1 इंटू एरिया, एरिया हो गया आपका, ये माइनस में हो जाएगा, प्लस इस साइड का जब लिखोगे तो ई इंटू 0.2 इंटू एरिया, बस आंसर हो गया। कर लेंगे आप इसको, बाकी आपकी वैल्यू जो दिया होगा अल्फा वगैरह जो भी है, ठीक है, आप कर लेना, देखो यहाँ पे, ठीक है। फिर ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए, बस इतना ही, नेक्स्ट